तो वहां आपको कौन सा अधिकारी मिलता है? पोलिंग गधा को पोलिंग एजेंट मिल रहा है, अंदरवा एक पोलिंग एजेंट मिल रहा है, पोलिंग ऑफिसर। अब बाहर कौन मिलता है? पोलिंग एजेंट आपके गांव में मोहल्ला का कोई ना कोई होता है। पोलिंग एजेंट का आई कार्ड कौन बनाता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। हर पोलिंग बूथ का इंचार्ज कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। पोलिंग बूथ का इंचार्ज, ईवीएम इंचार्ज, पोलिंग अफसर कौन होता है? कितने पोलिंग अफसर? 3। आई कार्ड कौन मिलाता है? PO1। और उसका आपका आई कार्ड का नंबर लिखता है, आपका मतदाता सूची से नाम काट देता है, 2 नंबर, CI लगाता है, पावर सप्लाई देता है। सबसे देर काम तो 2 नंबर का तोप दिया, समझ आ गया कि नहीं? कोनो ईवीएम गड़बड़ा गया तब सेक्टर मजिस्ट्रेट, ईवीएम गड़बड़ हो गया तो सेक्टर हो जाता है। कभी कभी कोई ईवीएम गड़बड़ हो गया तो उसे रिप्लेस करना होता है, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट क्या करता है, जिस ईवीएम में गड़बड़ी हुआ उसका सीरियल नंबर नोट करता है, ईवीएम मशीन का, मेमोरी यूनिट का और वीवीपैट का, तीनों गड़बड़ा गया, तीनों का नंबर नोट करता है। उसकी जगह पे कौन सा अलॉट हुआ वो लिखता है, कौन प्रिजाइडिंग अफसर को दिया गया, किस पोलिंग बूथ पर दिया गया, किस पोलिंग अफसर को दिया गया, और जो खराब हुआ है, खराब होने से पहले उसमें कितना वोट था ये भी तो मायने रखता है, तो उसको सील करके सेक्टर मजिस्ट्रेट रख लेता है। लास्ट जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो पोलिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर बूथ से सारे वीवीएम मशीन को कहां ले जाते हैं? आरओ के पास, रिटर्निंग अफसर के पास। रिटर्निंग अफसर अपने सारे एरिया की ईवीएम मशीन को लेके कहां जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले से वो कॉलेज देख ले रहता है, बड़का कॉलेज, उस कॉलेज को चारों ओर से क्या कर दिया जाता है? सारी खिड़कियों को क्या किया जाता है? बंद। सारे दरवाजे को बंद। जाने का कितना रास्ता है? 1। और वहां पे बैठा रहेगा सब सीआरपीएफ वाला, और उसके अंदर रख दिया जाता है सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है, दरवाजे को सील कर दिया। और ऐसा नहीं होता है कमरों में जाइएगा तो ऐसे ईवीएम फेंकते रहिएगा। फर्श पर हर ईवीएम का नंबर होता है कि पोलिंग अफसर नंबर 1 का ये है। सबसे पहले कमरा बना रहेगा, अलग अलग कॉलेज में कमरे, सब कमरे में लिखा रहेगा ये रिटर्निंग अफसर। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? शुभम। इसको रिटर्निंग अफसर बना दिया तो वहां लिखा रहेगा रिटर्निंग अफसर शुभम। इसके पास जितना बक्सा होगा ना उस कमरा में लेके घुसेगा। अब उसमें होगा उसके अंदर कितना कौन कौन बूथ था, तो बूथ का नंबर लिखा रहेगा, बूथ नंबर 1 2 3 4। तो जहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वहां बक्सवा लिख रखना पड़ता है, तब आना पड़ता है। ईवीएम भी क्या रहता है? सील रहता है। ईवीएम भी सील रहता है। तो ये कोई कॉलेज है, ठीक है, इसमें साइड साइड में खूब ज्यादा खिड़कियां थी, कॉलेज में तो वैसे भी खिड़की की कमी नहीं रहती है, सबको क्या करेगा? सील कर देगा, सारा खिड़की कॉलेज का बंद। इसमें कमरा है, ये कमरे में अब सारे कमरे में अलग अलग जगह पे ईवीएम रखा हुआ है, अलग अलग कमरों में अलग अलग एरिया का ईवीएम रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लगा दिया? सीसीटीवी कैमरा। हर एंट्रेंस पर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। नियम ये होता है कि कोई भी आएगा उसको सीसीटीवी कैमरे में आना चाहिए, और अगर नहीं आएंगे तो अगर स्ट्रॉन्ग रूम में गड़बड़ी हुआ तो निर्वाचन आयोग आएगा, डीएम साहब को खोजेगा, कहाँ है जी, कौन पास कर दिया आपको, सस्पेंड कर दो जी, मुंह लटक जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब किसको दिया है ऊपर की जिम्मेदारी, चुनाव आयोग किसी को नहीं पता है, और घड़ियाल पकड़ने वाले को दे दिया तो पक्का डीएम साहब को सस्पेंड करेगा। बाद में कहेगा देखो डीएम साहब को सस्पेंड कर दिए। छोट मोट आदमी बड़ी तेज उड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हो गया। यहाँ पे किसको भर देगा? सीआरपीएफ वालों को। सीआरपीएफ पूरा का पूरा सीआरपीएफ अंदर भर देगा। और यहाँ पे भी बाहरवा मेन गेट पे कौन रहेगा? सीआरपीएफ। अंदर भी सीआरपीएफ, बाहर भी सीआरपीएफ। और इधर ये 2-4 को छुटपुट है बिहार पुलिस वाला घूमते रहेगा सब। बाहर में सड़क उड़क जाम करने छोड़वाने की में लाठी लेके बिहार पुलिस। अब यहाँ पे बैठा रहता है सबका पोलिंग एजेंट वा सब, बाहर वहां टुकुर टुकुर देखता है सब, कोनो आया तो नहीं रही इसमें, रात भर पहरा देता है सब, जब तक गिनती न हो जाए, जब तक गिनती नहीं हो जाए। जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसके 2 दिन बाद गिनती हो जाती है, 2 ही दिन लगता है, 1 दिन तो गिनती में लगता है। लेकिन आज कहीं चुनाव खत्म हुआ
तो उस चुनाव को खत्म होने पे उसके ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाना, स्ट्रांग रूम में सील करना, स्ट्रांग रूम को अच्छा से बनाना, इसमें तो 2 दिन दीजिएगा ना। कई चरण में चुनाव होता है, एक के बार में पूरा यूपी या पूरा बिहार का तो हो नहीं जाएगा। यूपी में 7 चरण में हुआ चुनाव, समझ में? आखिरी चुनाव 7 मार्च को था, रिजल्ट आ गया 10 मार्च को, समझ में? क्या किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इसमें गलती हम तो समझाए थे ना उस दिन। यहाँ देखो, ये है आपका कौन सा रूम? स्ट्रांग रूम। कौन सा रूम? स्ट्रांग रूम, बहुत ही मजबूत रूम। ये स्ट्रांग रूम है। अब यहाँ पे पोलिंग बूथ है, इधर कोई दूसरे गांव का पोलिंग बूथ है, इधर है। इस सारे पोलिंग बूथ से क्या जाएगा? स्ट्रांग रूम। यहाँ जा पता चल गया कि ससुरा इस वाले पोलिंग बूथ पे हमारा वोट ज्यादा नहीं पड़ा है, इस ससुरा एको गड़बड़ है। एक जगह पे एगो दूसरा ट्रक रेडी रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं? ओमे कौन चीज रखल है? सब चीज अपने हिसाब से। अब ये सब जाएगा यहाँ पे स्ट्रांग रूम, ये स्ट्रांग रूम। यो जाएगा यहाँ से स्ट्रांग रूम से, अब बीच रास्ते में गायब हो जाएगा, ये चल गया स्ट्रांग रूम। हाँ? अरे बैठ यार, तू तो अलगे दुनिया में चल गया। डीएम को सस्पेंड कर दिया, तू कहाँ जाएगा? सस्पेंड कर दिया, 6 महीना घरे बैठल रहेंगे, पत्नी करी आएगी 4 बार। इधर उजियार बन रहे थे ये तो इसका कारण सर नंबर प्लेट वगैरह नहीं मिला रहता है। तुमको क्या लगता है अपने में एगो ट्रक के ड्राइवर को दे दोगे ईवीएम चेंज करने के लिए? चलो मैं निकला गड्डी लेके, पूरी नीचे से ऊपर तक मिली भगत होगी। अगर बड़े चीजों को किया जाता है, आपको क्या लगता है छोटा मोटा आदमी का काम होगा? बहुत हाई लेवल की चीजें हो सकती है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर यही दे दे कि हर पोलिंग बूथ से ही गाड़ी कहाँ जाएगी? स्ट्रांग। अच्छा ये बताइए, स्ट्रांग रूम में पहले ही से रखल रहेगा तब, समझ में आ गया कि नहीं? कहीं पे भी ईवीएम जो होता है गड़बड़ी, वो स्ट्रांग रूम से ही होगा। अगर होगा तो इसको और सुधार, हम ये नहीं कर रहे हैं कि चोरी होती है, बट लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, इसे बचा के रखना चाहिए, समझ में आ गया? इससे ओवरऑल हम जैसे लोग, जो आम जनता जिसको कोई काम नहीं है राजनीति से, वो पीस जाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, चाणक्य ने कहा था कि पढ़े लिखे लोग यदि सक्रिय नहीं होंगे तो अनपढ़ लोग पढ़े लिखे के ऊपर राज करेंगे। और हकीकत भी यही होता है। आपको अगर अपने बच्चे को, आपका आपका भाई या आने वाले समय में आपके बाल बच्चे होंगे, अगर वो मैट्रिक पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने क्षेत्र के विधायक को अपने बच्चे का होम ट्यूशन के लिए नहीं रखेंगे। इतना पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़ाइएगा अपने लड़कन को, क्या है? हाँ? और चौपट कर देगा उसको, उगाड़े में घोटाला करना सिखा देगा। आगे बढ़े तो इसकी जरूरत होनी चाहिए। जैसे लोकतंत्र जनता के लिए चुना हो, ईवीएम जो है या स्ट्रांग रूम, पहले सारे स्ट्रांग रूम को क्या करना चाहिए? सीसीटीवी कैमरे में रखना चाहिए। उस सीसीटीवी कैमरे को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लाइव दिखाना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आदमी को हिंदुस्तान के जिस स्ट्रांग रूम को देखना है देख सके। वहां पर सिक्योरिटी तो रहती है, ऐसा थोड़ी है कि कोई सिक्योरिटी में लॉस हो जाएगा। चारों ओर सीआरपीएफ भर दीजिए ना यहाँ पर, कौन स्ट्रांग रूम को चुराने जाएगा? नेतवे ना जाएगा, हम लोग जाएंगे। क्या मतलब बनता है ईवीएम से हम लोग को? ईवीएम मिल हो जाएगा तो कुछ रेडियो समझ के देखे मिल तो है ईवीएम। आगे बढ़े तो यहाँ पहले से क्या होना चाहिए? वो सिटीजन पोलिंग एजेंट को इसके साथ भेजना चाहिए, कहाँ आया कहाँ नहीं। और भी सुधार की जरूरत है, जो वही कर सकता है जो वहां पे चुनाव में जीत कर बैठा हुआ है। और जो जीत के बैठा हुआ है उसको क्या मतलब है सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए तो सुधार नहीं है, वो तो अच्छा है, नहीं समझे? चलो अब आगे देखते हैं राजनीतिक पार्टी। हाँ? गिनते टाइम कहां से चोरी हो जाएगा? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब तुम लोग, अरे वो वाला में होता था, बैलेट पेपर में होता था, इसमें नहीं होता है। इसमें तो डिजिटल होता है। तराजू में जो होता था डंटी मारने वाला, वो ललका डिजिटल तराजुआ में कौन सी डंटी मारेगा? इस तुम लोग का कोई उपाय नहीं है। क्या? अरे ये सब अब चुनाव के मशीन की चीजें हैं, सब ये सब आगे देखो बाबू, सब समझा दिए थे ना। वीवीपैट कितना कौन नंबर का चल रहा है? M3 की M4? हाँ, M3 चलता है। ये हो गया आपका मशीन, ये है मेमोरी यूनिट, इसी में रिकॉर्ड होता है। अभी गधा को कह रहा है कि सर इसमें चोरी कैसे हो जाता है? इसमें कौन जो बटन दाबेगा गिनती कर देगा। कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट से हैंग हो जाता है, तो सारे पोलिंग एजेंट और वो जहां रहते हैं लोग सबको दिखा के दोबारा इसे रीस्टार्ट किया जाता है, दोबारा काउंटिंग होती है।
मशीनें हैं, कभी गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया, वो गड़बड़ थोड़ी हो जाता है। धांधली कहाँ हो जाता है, जैसे बिहार में क्या हुआ था, बिहार में पोस्टल बैलेट था। पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट क्या होता है कि जो पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं वो बेचारे क्या करेंगे चुनाव के समय, क्योंकि चुनाव आयोग ना ड्यूटी फेंकता है ट्रांसफर अलग अलग टाइप का। जैसे पटना के डीएम है, ठीक है, अभी कौन है, चंद्रशेखर सिंह, अगर चुनाव आ गया ना दिन को उठा के भेज देगा सीतामढ़ी। किसी भी डीएम किसी भी एसपी को अपने जगह पे चुनाव आयोग रहने नहीं देता है, कि उसको पता है कि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से सेट किया होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो आवते चुनाव आयोग आचार संहिता लगाएगा, मुख्यमंत्री साहब को साइड करेगा, चलिए निकलिए यहाँ पे। मुख्यमंत्री देखेंगे जनता ने हमको वोट दिया, सारा पावर मेरा, ने कहां से यूपीएससी करके आया, हमरे को साइड कर दिया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो आते सबसे पहले ट्रांसफर करके इधर उधर छीट देगा। ऐसा ना खरमंडल मचाता है ना कि डीएम एसपी पुलिस कमिश्नर डीएसपी दरोगा सब कुछ उठा पटक कर देता है। शिक्षा, अब मान के चलिए कोई टीचर है मुजफ्फरपुर का, उसको पोलिंग अफसर बना के भेज देगा भागलपुर, जा वहां उसका कोई नहीं मिलेगा, इस टाइप का कर देता है। यहाँ पे चुनाव आयोग की इसकी उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। अब उन लोगों से पोस्टल बैलेट मंगा लिया जाता है कि वो लोग चिट्ठी में लिखकर, उसका चिट्ठी अपने से नहीं आता है कि मैं अपने प्रिय मुखिया जी को वोट देना चाहता हूं, ऐसा नहीं होता। उसका एक पूरा फॉर्म आता है, उसमें अपना नाम एड्रेस आईडी नंबर ये वो सब चीज भर दिया जाता है, और किसको मतदान देना चाहते हैं उसमें करके अब पोस्टल बैलेट के थ्रू चुनाव आयोग को भेज दिया जाता है। जैसे भेजिएगा चुनाव आयोग को, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके पोस्टल बैलेट को भी स्ट्रांग रूम में क्या करता है, रखवा देता है। बिहार में क्या गड़बड़ी हुआ था कि पोस्टल बैलेट जो था वह सबसे बाद में गिनती किया गया, जबकि सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, पोस्टल बैलेट में। अब पोस्टल बैलेट में टाइम ज्यादा लगता है। अब जब गिनती हुआ तो ऐसे कई ऐसे विधायक थे जो जीते हैं, कोई 10 वोट से जीता है, कोई 40 वोट से जीता है, कोई 50 वोट से जीता है। अब बताइए जो जीत गया है उसको तो डर है, जो 10 वोट से जीता है धक धक की सोचा तो 10 वोट से जीते हैं। हकीकत में वो 10 वोट से नहीं जीता है, वो जीता 5 वोट से, क्योंकि 10 गो में से 5 गो हटाइए तो बराबर हो जाएगा। आपको दिखता है कि कोई 10 वोट से जीता है, अगर 10 में से कितना करिए 5 दूसरे को दीजिए तो क्या हो जाएगा, बराबर। अब जो 10 वोट से जीता है उसको तो एकदम धक 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 होगा, अरे बाप रे क्या हो गया। अब वो चाहेगा कभी कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो, वो तो जीत गया है, 1 वोट से जीतो चाहे 10 वोट से जीतो। अब वो खरमंडल मचा के, बिहार में उस समय कोरोना चल रहा था, रिटर्निंग अफसर का दबाव बना दिया सब कि शाम 6 हो गया है, कोरोना प्रोटोकॉल है, काम खत्म, पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं होगी। बिहार में पोस्टल बैलेट की गिनती ही नहीं। लगभग 50 ऐसे विधायक बिहार में जीते हैं जिनको 100 वोट 150 वोट 3 वोट 5 वोट 20 वोट ऐसे जीते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये धांधली नहीं कहिए, ये वो जो हारने वाले की बेवकूफी कीजिए कि ओकरा पहले रिटर्निंग अफसर पे दबाव बना के पोस्टल बैलेट की गिनती करा देना चाहिए। ओकरा में टाइम लगता है, ये में कौन चीज है, सोचा बटन दाब दिया धर धर गिन दिया, यहाँ पर नहीं समझ में आया। तो भाई बेवकूफ बने रहेंगे तो क्या होगा। आगे बढ़ते सर, मशीन में 3600 वोट आता है, इसमें ये कितना वोट स्टोर कर सकती है, 3600। उसके बाद भर जाता है तो ये बता देता है कि हमारा क्या हो गया है, भर गया है। ज्यादा वोट नहीं रखता है, जानते हैं क्या है, क्योंकि देखिए आखिर क्यों 3600 वोट रखता है। चाहता तो इसी एक के मशीनों में 10,000 वोट रख सकता, लेकिन अगर गलती से एक को ईवीएम खराब होता तो कितना वोट जाता, 10,000। या एक को कोई गड़बड़ी करता तो कितना जाता है, 10,000। अगर आपको 10,000 ईवीएम गड़बड़ करना है तो आपको कम से कम 4 गो ईवीएम मशीन को हटाना पड़ेगा। मेहनत हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए जानबूझ के पता चला एक ईवीएम मशीन में 1 वोट जाएगा, कुल सोचा तो कितना ज्यादा ले आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छा से काम किया, 3600 वोट रखा है। अगर 3600 भर गया तो पोलिंग अफसर जो है प्रिजाइडिंग अफसर को बुलाएगा, साइन करेगा, कहेगा दूसरा दीजिए, तो इसको सील कर दिया जाएगा, इसके जगह पे क्या लगा देगा, दूसरा लगा देगा। अच्छा काम किया कि नहीं। अब ये काम हमेशा ठीक काम किया, ज्यादा वाला नहीं रखना चाहिए। जैसे 2000 का नोट महाबेवकूफी है, गड़बड़ हुआ तो 2000 गया, चोरी हुआ तो 2000 गया। अब 500 में गड़बड़ हुआ 500 गया, कोनो नकली दे दिया तो 500 का लॉस हुआ, कोनो फटा हुआ चला दिया तो हो गया। फटा नोट भी चला देता है ना, हम लोग तो दूल्हा को दे देते थे। हाँ, न्योता वाला बहुत खचरा होता है, कह देगा दूसरा दो, और जो लिखता है सब ना वो दूल्हा थोड़े होता है, किसी आदमी को पकड़ के लिखवा देगा, ना चल तो दूसरा दो। दुल्हन उल्हन को मुंह दिखाई दे देना चाहिए। सब जहां नोट वोट में दिक्कत है ना, हाँ बबनी कितना सुंदर हो ले जा। ये सब परंपराएं जो चलाई गई थी, आपको क्या लग रहा है कि मुंह दिखाई के लिए दुल्हन को कमी है? नहीं, वो फटा चिटा नोट चलाने के लिए ही बनाया गया था। नहीं
समझ में आया? इतना दुलावा आएंगे चुपचाप बैठा रहेगा, हाँ देख लो, और दुल्हनिया एकदम सीधा ऐसे, जिसको देखना है बबनी लो पैसा लो, इतना सीधा बनेगी जिसका कोई हद नहीं। क्या है लड़की लोग, इस सब का ट्रेनिंग होता है कि पहले से पता होता है जी? हाँ? ट्रेनिंग ना होता है दूसरा का देख देख के, अच्छा वो ऐसे की थी, अच्छा उस 40 डिग्री झुकाई थी, हम 60 डिग्री झुका देंगे। कोने कहेगा हम कम है 90 डिग्री तूर देंगे घटाइए इसलिए। गधा 180 घुमा रहा है। बोल तेज बोल, नहीं सुने। तुम वही बोल रहा है, वही खत्म हो जा रहा है। जो छोड़ दो, अंतर क्या है, बैठ जाओ। यूपीएससी और बीपीएससी में इनको अंतर पूछना है। राज्य प्रशासनिक अधिकारी बीपीएससी से जाता है, या स्टेट बिहार गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से जाता है, और वो यूपीएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है। नहीं पढ़ाए हैं? अरे वो करे कहा जाता है राज्य प्रशासनिक अधिकारी, तो बीपीएससी वाले से क्या झाड़ू मरवाइएगा? उसी को ना कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी। और यूपीएससी से जो जाता है वही तो प्रशासनिक अधिकारी होता है, कि कर्मचारी बनेगा। एसएससी से जाएगा तो क्या बनेगा, कर्मचारी। प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी यूपीएससी, और राज्य प्रशासनिक अधिकारी बीपीएससी। अब इसमें नहीं पढ़ाए अंतर, अरे बकलोल कहीं का, एकरा कुछ ना मिलने वाला है। अब आगे चलते हैं, चुनाव क्या बताना था जी आगे। चुनाव आयोग तो समझाई दिए, निर्वाचन का नियंत्रण समझा दिए ना। अब आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव, प्रॉक्सी मतदान, ये सब समझा देना। देखिए पोस्टल बैलेट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो सेना में ड्यूटी कर रहे हैं फौजी, वो किस तरह से वोट देते हैं, पोस्टल बैलेट। जो पुलिस वालों की ड्यूटी है वो पोस्टल। जो रिटर्निंग ऑफिसर बना है भैया, वो भी तो कहीं ना कहीं उसको भी तो वोट डालना था कि नहीं, तो वो भी क्या दे सकता है, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में एक वो ससुरा झमेला है, वो अलग से उसकी गिनती की जाती है, समझ में आ गई कि नहीं? तो उसके जगह पे एक नई व्यवस्था लाई गई है, प्रॉक्सी मतदान। क्या सा मतदान, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी अटेंडेंस देखे, प्रॉक्सी अटेंडेंस आप लोग सीबीएसई के पहले आप लोग जब मैट्रिक से नीचे पढ़े होंगे तो स्कूल में ना अटेंडेंस बोला जाता था रजिस्टर में, और दो तरह से रजिस्टर होता था। शुरुआत में 1 महीना आपका नाम लेके बुलाया जाता था, रोल नंबर 40 सुमेश कुमार, रोल नंबर 41 मुकेश, ऐसे करके। तो आप बोलते हैं यस सर, यस सर। अब बाद में जब सबको रोल नंबर याद हो जाता होगा तो क्या बोला जाता है, रोल नंबर। चलो अटेंडेंस बना, रोल नंबर 1 यस सर, 2 यस सर। उसी में कोनो कोनो हम लोग का दोस्त नहीं आता था ना, तो फोन कर देता था, भाई प्रॉक्सी मार दियो, तो बोले रोल नंबर 40 यस सर, और उससे जो गायब है वो गायब है, आदमी मार देता था उसका जो यहाँ पे। इसी को कहते हैं प्रॉक्सी अटेंडेंस। क्या कहते हैं, प्रॉक्सी अटेंडेंस। हाँ जी, कौन जालिम स्कूल में पढ़ता था जी? कौन स्कूल में पढ़ा है तुम, जेल में पढ़ा है क्या? कह रहा है कि सर हमारे स्कूल में अटेंडेंस होने के बाद टीचर गिनते थे कि कितने लोग का प्रेजेंट है, और उसके बाद क्लासों में गिन लेते थे। अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक स्कूल में है। ऐसा जेल में गिनती होता है। तो खिचड़ी के लिए गिनती, ओहो ओ, तब हम कहें कि इतना जिम्मेदारी कहां से आ गया। हाँ? चलो बाबू ध्यान से समझो, एप्लीकेशन लॉगिंग नहीं हो रहा, वो एक्चुअली ओटीपी खत्म हो गया था, उस पर 1 लाख रिचार्ज हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान दीजिए। यहां पर जो प्रॉक्सी वोट होती है वो भी पोस्टल बैलेट की जगह पे होता है। जैसे हम मान लीजिए कि कहीं वोटिंग डालने गए, तो हमारे बाएं निशान पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्याही लग जाएगा। और हमारे पिताजी कहीं ड्यूटी पे है, मान लीजिए किसी ऐसे ड्यूटी पे है जो नहीं आ सकते, तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पे बताएंगे कि वो किसको प्रॉक्सी बना सकते हैं। तो अपने ब्लड रिलेशन में किसी को प्रॉक्सी बना सकते हैं, तो वो हमको क्या बना देंगे, प्रॉक्सी वोट।
क्या, ताकि हम उनके बदले में जा सके। तो प्रॉक्सी वोट वाला ईसीआई किधर लगा देगा, इधर में, तो हम जाएंगे वहां तो कहेंगे पकड़ो सीआरपीएफ वाला, देखो दूसरा वोट मारने आया, तो उसको प्रॉक्सी वाला दिखाएंगे, रे मार मत दियो रे, देखिए यहाँ पे प्रॉक्सी देने आया है दूसरे के जगह पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रॉक्सी में समस्या ये, आसानी तो है कि तुरंत आपका वोट किस में चढ़ जाता है, ईवीएम पे। अब लेकिन प्रॉक्सी में समस्या ये है कि आप प्रॉक्सी जिसको बताए हैं, क्या पता वो आपके हिसाब से वोट मारेगा कि नहीं मारेगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? अब हमारे पिताजी ने हमको प्रॉक्सी मतदाता बना दिया और भेज दिए, और अब हमको इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि जिसको उन्होंने कहा है कि बाबू इन्हीं को वोट दिया, हम उन्हीं को देंगे, क्योंकि उनका एक जनरेशन अलग है और हम लोग का जनरेशन अलग है। गांव का बूढ़ा बुजुर्ग को देखिएगा, वो बेचारा 40 साल से एक के पार्टी को वोट मारते आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मतदान ये सब आजकल का यंग जनरेशन है, आप इस सारे मिथ को तोड़िएगा आप लोग। समझ में आ गया? और लड़की लोग, आप लोग भी, एक सर्वे के अनुसार महिलाएं जो होती हैं अपने मन से वोटे नहीं देती हैं। अगर कोई बेचारी शादीशुदा है तो हस्बैंड जहां बोल दिया वो मार दी, शादीशुदा नहीं है तो गार्जियन जहां बोल दिया वोट मार दी। आप लोग का दिमाग नहीं है? हाँ। कोई कहे, देखिए दुनिया कभी भी किसी भी इंसान का दिल नहीं देखी है, जुबान देखती है। कहे कि इसको मारना है जी, एकदम मार देंगे, ये नहीं कि हुए लड़ जाए ना, मार देंगे, वही मार देंगे। ईवीएम मशीनों में किसको पता है? अच्छा, इसको बोले थे कफन छाप में ना, डायनासोर छाप, मार दिया। समझ आ गया क्या? कोई कुछ भी बोले, आपको अपने हिसाब से क्या करना है, वोटिंग डाल। और याद रखिएगा, नेता कभी दो लोगों का काम नहीं करते हैं, एक स्टूडेंट्स का और एक महिलाओं का, वरना आप लोग की स्थिति को सुधार कब का कर दिए रहते हैं। मेरे पे जब एफआईआर हुआ था, हम कई नेताओं से मिले थे, तो हम कहे आप लोग स्टूडेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट वोट कब देता है, सब लोग को फिल्म देखता है सब, उस सब वोट के दिन, तो हम काहे लिए सुनेंगे? तो आप सब लोग अपने वोट में जाएंगे और एहसास दिलाइएगा कि हम वोट डालने नहीं आए हैं, हिला के रख देंगे अकेले पूरे लोकतंत्र में, क्योंकि जिधर युवा चलता है इतिहास उधर घूम जाता है। तो इस सब चीज में उन सबको भी एहसास दिलाइएगा। वो नोकिया का मोबाइल हो के आप एंड्रॉइड वालों को टक्कर दे रहे हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 21वीं सदी का एक पढ़े लिखे पे अनपढ़ का कोई राज नहीं होने देंगे। आइए, आप इस गुलामी की बेड़ियों को काट दीजिए। अगर आपके पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं तो उन बेड़ियों को काट दीजिए, और अगर वो बेड़ियां नहीं कट पा रही है, अपने पैर काट दीजिए, लंगड़ा के चलिए, लेकिन आजाद होकर चलिए। इसलिए इस सब चीजों से एकदम दूर रहिए। आपके जाति का नेता का वोट दीजिए। आप जीजा नहीं चुन रहे हैं, नेता चुन रहे हैं, जाति बाहर में गया। समझ में गया? जाति देखकर जीजा चुना जाता है, नेता नहीं। जो काम करे उसको दीजिए। यहाँ पर ये सब बेवकूफी वाला काम नहीं कीजिए, और महिलाएं लोग अपने हिसाब से दीजिए। पिताजी का काम है आपको समझाना, संस्कार देना, पिताजी की बात अलग है। आप अपने हिसाब से देखिए। लोकतंत्र में ये आपका अधिकार है, आपके गार्जियन का अधिकार नहीं है, और ये अचानक नहीं होगा। 10 साल 12 साल में नेताओं को एहसास हो जाएगा कि ना, महिलाएं अब अपने मन से वोट देती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे बिहार में दारू बंद है, अब कोई शराब पीने वाला है, वो कह देगा नीतीश को, इनके वोट मत दिए, महिला जाके उन्हीं को दे दे, जब पी के तुम हमरे मारेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अपने हिसाब से देखना चाहिए। प्रॉक्सी मतदान की अच्छाइयां बताएं हम आपको कि ये डायरेक्ट वोटिंग किस में चली जाती है, ईवीएम। बट खराबी भी यही है कि आप कंफर्म नहीं है कि जिसको बोले उसी के हिसाब से मार सके। हालांकि देखिएगा, भारत में ये परंपरा है कि वोट जो होता है ना, एक परिवार का एक के पार्टी के पास जाता है। शायद ही होता है कि दूसरे को जाएगा। हमारे यहाँ पे गड़बड़ हो जाता था, हम कुछ और मारते थे, पिताजी कुछ और मारेंगे, दादा कुछ और मारेंगे। अब महिलाएं लोग चुपचाप देखेंगी, मम्मी पूछेंगी पापा से किसको वोट डाल दे, दादी पूछेंगी दादा से किसको वोट डाल दे। अब दादा जिसको बोल दे दादी वोट डाल के चलिए, पापा जिसको बोले मम्मी वोट डाल के चलिए। और हम थोड़ा अपने हिसाब से वोट डालते थे। हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है कि किसको वोट डालें किसको नहीं, हमको जो सही लगता था उसको वोट डाल देते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? प्रॉक्सी मतदान समझ में आ गया? अब चुनाव की प्रक्रिया समझिए। मतदान हम आपको सब बता दिए, ईवीएम मशीन वगैरह। एक होता है आम चुनाव, आम चुनाव। दूसरा होता है मध्यवर्ती चुनाव, और एक होता है आपका उपचुनाव।
हाँ? पंचायत चुनाव में हर जगह प्रॉक्सी नहीं सक्सेस है और ना ही हर जगह उसका अवेलेबल है। भारत में एक ऐसा गड़बड़ बात है, आप नहीं सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान 55 से 60 लाख लोग देते हैं जो विदेशों में काम कर रहे होते हैं, और ये लोकतंत्र के जो ये रखवाले नेता हैं, आज तक इनसे यह कानून नहीं बन पाया कि वो बेचारे जो अर्थव्यवस्था में जी जान लगा के योगदान दे रहे हैं, अपना खून पसीना लगा के सऊदी अरब, कभी गल्फ कंट्री, अमेरिका, यूरोप में कमा रहे हैं और दिन रात एक करके भारत में पैसा भेज रहे हैं, वो अपना मतदान भी भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? हद है भैया, तुम लोग क्या करके रखा है आप। हर देश में हमारा एम्बेसी है कि नहीं, दूतावास है कि नहीं, तो दूतावास में एगो चुनाव आयोग का अधिकारी भेज दीजिए, एक तो पोलिंग एजेंट भेज दीजिए, नहीं समझ में आ गया, एगो पोलिंग अफसर भेजिए, रिटर्निंग अफसर भेजिए, हर देश में एक तो भेजिए दूतावास में, और वो लोग अपना पोस्टल बैलेट के यहाँ भेजिए दूतावास में, और दूतावास का काम है कि वो पोस्टल बैलेट को रिटर्निंग अफसर के साथ बैठा के कहाँ ले आए, इंडिया में। क्या उनका अधिकार नहीं है? बताओ मित्रों, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन नहीं देंगे। बाबू तुम हमेशा निगेटिव कैसे सोचते हो? हमें में बदल जाएगा, मतलब जो बोल दिए वही हो जाता है। मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम जो बोलोगे वही होगी। इनका कहना है शर्मा तो अपने हिसाब से मार देगा, तब ऐसा ना होता है जितना तुम सोच रहे हो। समझ में आया ना? तनी से अपने मन से तनी से तुमको जितना आसान लगता है करप्शन है, कभी एकदम तुम एसबीआई बैंक में जाके अपना पासबुक प्रिंट करा के आना। तुम्हारा अपना अकाउंट, अपना पासबुक 4 को सुना के भेजेगा, शांत हो जाओगे। ईवीएम का पोस्टल बैलेट बदलवा रहे हैं, हम बकलोल रहता है सर यहाँ पर। देखिए, आम चुनाव जो होता है, कॉमन इलेक्शन, ये 5 सालों पर होता है। कितने सालों पर होता है? 5 सालों। जैसे आप अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, दोबारा 2019 में बने, दोबारा 2024 में बनेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने के पीछे उनकी अपनी योग्यता से ज्यादा विपक्ष का कमजोर होना है, क्योंकि हर इंसान जब देखता है ये नहीं तो कौन, तो अजब टाइप का फीलिंग आता है। समझ में आया? आगे बढ़े। और वो लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब कौन बनेगा लोकतंत्र में, हमरे बस पे थोड़ी रखा है। 2014 में बने, ये 5-5 साल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिहार में बात करिएगा विधानसभा की, तो 2010 में, 2015 में इलेक्शन हुआ, 2020 में हुआ, अब कब होगा? 2025 में। ये होता है आपका कॉमन इलेक्शन। क्या होता है? कॉमन इलेक्शन। आम चुनाव 5 ईयर। देखो बाबू ध्यान से, आम चुनाव समझ में आ गया? आपको पता है सरकार बनाने के लिए आपको पूर्ण बहुमत चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो आपकी सरकार नहीं चल सकती है। बहुमत मतलब 1/2 हाफ सीट आपके पास होना चाहिए। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 545। इसका आधा यानी 243 सीटें आपको, 273 आपको होना चाहिए। बिहार में अगर बात करेंगे तो बिहार में 243 विधानसभा है, 123 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 123 है ना? 123 होना चाहिए। अगर बिहार 122 है तो 22 का 44 हो जाएगा ना? 22 होगा। तो बताइए, अगर बिहार में आम चुनाव हुआ और किसी भी पार्टी को 122 सीटें नहीं आई तो चुनाव क्या पूरी 5 साल चल पाएगा? या लोकसभा में 545 का इलेक्शन हो गया और अकेले कोई पार्टी या गठबंधन करके 243 नहीं ला पाई और बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना? और कितने दिन के अंदर चुनाव कराना होता है? पढ़ा दिए आपको। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है और कितने महीने में चुनाव कराना है? 6 महीने के अंदर। और वही जो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाता है, एक बार चुनाव संपन्न होने के बाद, लोकसभा या राज्यसभा भंग होने के, लोकसभा या विधानसभा भंग होने के बाद जो दोबारा चुनाव होता है उसी टर्म के लिए, उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चुनाव। जब भी मध्यवर्ती चुनाव होगा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना फिक्स है। सरकार गिरेगी तो क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। और वहां पे क्या चालू होगा? मध्यवर्ती चुनाव। किसी को दिक्कत है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, कौन सा चुनाव होगा? मध्यवर्ती चुनाव।
जब भी किसी की सरकार गिरेगी तो कौन सा चुनाव होगा? मध्यवर्ती चुनाव। और सरकार पूरे 5 साल चल गई तो आम चुनाव। समझ में आ गया? अब एक होता है उपचुनाव, बाई इलेक्शन। उपचुनाव क्या होता है कि जैसे लोकसभा है, लोकसभा में कितनी सीटें? 545। उसमें किसी एक की मृत्यु हो गई, या किसी एक ने त्याग पत्र दे दिया, या किसी एक पर अयोग्य करार कर उसे बाहर निकाल दिया गया, तो एक सीटें या 2 सीटें खाली हो गई, तो क्या उस खाली सीटों को खाली ही रहने दीजिएगा? खाली नहीं रहने दीजिएगा। तो उस 1-2 सीटों को भरने के लिए जो इलेक्शन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव। क्या कहेंगे? उपचुनाव। अब ये लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था बाबू? 2019 में। और 2000 फिर कब होगा? 24 में। किसमें होगा? 2024 में। किसी को दिक्कत? अब इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उनके जगह पे क्या कराना होता है? उपचुनाव। जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे और उनका निधन बीच में ही हो गया। तो बिहार का किस्मते अजब है, इतना बढ़िया मंत्री बने थे, हालांकि उनकी मरने की आयु नहीं थी, यंग थे अभी, मतलब यंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन मृत्यु की उनकी आयु नहीं थी वहां पर, और उनकी 545 में आकस्मिक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उनके जगह पे क्या हुआ था? उपचुनाव हुआ। क्या हो गया? उपचुनाव। अब ये बताइए कि किसी सांसद की मृत्यु 2022 में होती है, तो उपचुनाव 6 महीने के अंदर कराया जाएगा, तो उसका चुनाव भी कब होगा? 6 महीने में। अब ये बताइए, अब ये यहां से 5 साल के लिए होगा कि बचे हुए कार्यकाल के लिए? अब अपने से सोचिए, अगर इस जो कोनो एगो मरल है, यहाँ कोई एगो खाली हो गया, या ओकरा 5 साल दे देंगे, तो हाई बाकी बचल का चुनाव कब होगा? 2024 में। और टुकु टुकु देखे के हमरा तो अभी बहुते बचल है। अच्छा बात है ये। तो जब बहुत ज्यादा में से किसी एक का चुनाव होता है, तो इसे पूरा अलग से कार्यकाल नहीं दिया जाता है, बल्कि पूरे भीड़ में शामिल करा दिया। लेकिन अगर किसी एक का चुनाव हो, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो पूरे 5 साल के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा बताइए, मध्यवर्ती चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए कि पूरे 5 साल के? पूरे 5 साल, पूरे ग्रुप का हो रहा है मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव किसमें होता है? पूरे ग्रुप में। तो जब पूरे सिस्टम का चुनाव होने लगे, तो कितने साल के लिए? आगे बढ़े। अरे गधा कहीं का, ये कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सा आर्टिकल चल रहा है। तुम ये बताओ, जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है ना? आर्टिकल के पीछे पढ़ा, अभी आर्टिकल कोई नहीं बता रहे, अभी चुनाव आयोग बता रहे हैं। ये सब चीजें अलग से लिखी रहती हैं इलेक्शन कमीशन की बुक में, वो आर्टिकल से आपसे कोई मतलब नहीं रहता है उसका। एक से एक घोंचू आता है सब। कभी कभी तो मन करता है कोने का दांते काट लेता उसे खींच कर। लाइव में कैसे काटेंगे को? मतलब डॉक्टर के पास इलाज कराता है, सीटी स्कैन या फिर अपना एमआरआई कराएगा सर, डॉक्टर पागल हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग का क्या है, एक ही इलाज है, खान सर के पास जाओ। जितना छाटल रहेगा सब कहाँ चलाएगा? खान सर के पास। एकदम कुछ दिन में देखिएगा, गारंटी कर अपना अपना भैंस ले आएगा सब पढ़ाने, सारी भैंसिया को भी पढ़ा दीजिए, किसी का बात नहीं सुन रहे। समझ में आ गया? देखो, इस बकुला को चिंता है कि सर बस में अटेगी कैसे। मतलब इसका पूरा प्लानिंग है, उसको चिंता है इस बात का, सर बस में भैंसिया हटेगी कैसे। लाने का सोच रहेगा, पिकअप पे लाद के ले आना, हॉल नंबर 5 में बैठेगा, सीढ़ी पे नहीं, हॉल नंबर 5 में बैठेगा। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। उपचुनाव समझ में आ गया, मध्यवर्ती चुनाव आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होगा वो कौन सा होगा? आम चुनाव। 2025 में बिहार का जो इलेक्शन होगा वो आम चुनाव होगा। अभी बिहार में मुजफ्फरपुर के पास एक जगह बोचहा, बताइए वहां कौन सा होगा? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? मुजफ्फरपुर के पास एक सीट है बोचहा, क्या है? बोचहा सीट विधानसभा में। वहां पे एक विधायक थे मुसाफिर पासवान, उनकी निधन हो गया, मुसाफिर पासवान जी का निधन हो गया। अब उनका जो खाली सीट है, तो अकेले वो सरकार थोड़े गिराए थे कि मध्यवर्ती चुनाव होगा, अपनी सीट खाली हुई, तो उनके जगह पे क्या होगा? उपचुनाव। और ये उपचुनाव बिहार में पूरा राजनीतिक उथल पुथल करके रख दिया है, एक सीट के चक्कर में पूरा राजनीति का उथल पुथल हो गया। लड़की लोग को समझ में आ रहा है उथल पुथल मतलब? तुम लोग लड़की रे,
बूढ़ा सब, ये सबको कुछ पता नहीं है सब। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक होता है ना, चुनाव के बीच में मतदान को वापस बुला लेना। उस इसमें नहीं दिया क्या, दिया हुआ है प्रत्यावर्तन चुनाव। प्रत्यावर्तन चुनाव में क्या होता है कि जैसे हम किसी को वोट डालते हैं अगले 5 साल तक शासन करने के लिए, उसी तरह से बीच में हम ये भी वोट डाल सकते हैं कि ये किसी काम लायक नहीं है, इन्हें वापस बुला लिया जाए। तो ये भारत में अभी लागू नहीं है। ये मध्य प्रदेश में थोड़े बहुत पंचायती क्षेत्र पर लागू है कि मुखिया को वापस बुला सकते हैं, प्रत्यावर्तन रिट्रीटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिट्रीटिंग इलेक्शन। कौन सा इलेक्शन? रिट्रीटिंग इलेक्शन, कि भैया तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, वापस आओ। चुनाव आयोग ने एगो झुंझुना थमा दिया, नोटा। क्या थमा दिया? नोटा। बल्कि चुनाव आयोग को खुद से टारगेट फिक्स कर देना चाहिए कि हर विधायक और हर सांसद का यह टारगेट है कि 5 साल में इसको करना है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप ऑटोमेटिक अगले चुनाव के लिए अयोग्य हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? क्या मतलब बनता है? अब एक एक ठो को हम ऐसा देखे, एक आदमी थे, वो कह रहे थे हमसे, जानते हैं खान साहब 6 बार से विधायक है। हम कह रहे भाई साहब 25 साल से थे विधानसभा में, और उन्हीं के विधानसभा में, तो हम इस एरिया के 6 बार से क्या है, विधायक है। 5 बार से, कि 5 बार की 6 बार बोला, मतलब समझ रहे कितने लंबे समय से, और उस एरिया में कोई काम नहीं हुआ। आसान से कह रहे थे कि 5 बार की 6 बार से विधायक है। हम कह दिए तो किए कौन चीज है, तो सब हमको उनका आदमी दाब रहा था सही कोच के, मालिक से ऐसे कैसे बोल दिया। हम कहे मालिक तोरो होंगे रे यार, मालिक से तोरो लोग मालिक मालिक बोल के तो जो जगह को चौपट किया। और बोलना चाहिए 25 साल से यहाँ शासन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सड़क टेढ़ है, कोई बढ़िया विद्यालय नहीं है, हॉस्पिटल नाम का कोई चीज नहीं है। हम उनसे पूछे कि बहुत बढ़िया है, आप तो 25 साल से कर रहे हैं, बढ़िया आपके क्षेत्र का हॉस्पिटल कौन सा है? बताओ सामुदायिक हॉस्पिटल। हम कहो सरकरिया। चौपट हो गए वहां पे। बाद में हमको दावा सब ये सब की महाराज बवाल हो जाएगा, एक इन्हीं के क्षेत्र में है यहाँ पे। तो हम कहे इनके क्षेत्र कौन जी, 1947 में देश आजाद हो गया, सब हमारे क्षेत्र है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसमें दूसरे का क्षेत्र क्या होता है? नहीं समझ आएगा। बस काम करिए, काम से मतलब रखिए। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, हम आपको शिक्षा देने आए, शिक्षा नहीं देंगे तो किसी काम के हम। वैसे आपने वोट दिया है काम कराने के लिए, काम नहीं करेंगे तो इज्जत भी नहीं मिलेगा। समझ में गया? भगवान थोड़े हो हमारा मन्नत मान पूरा करो चाहे मत पूरा करो, इज्जत बराबर मिलेगा। होता है कि नहीं? आगे बढ़ जाए तो बताइए, प्रत्यावर्तन चुनाव समझ में आ गया? प्रत्यावर्तन चुनाव, प्रत्यावर्तन चुनाव भी केवल किस क्षेत्र में है? मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र। अब इसमें इलेक्शन में इतना तो समझ में आ गया। अब बात आती है कि कौन सी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं और किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। क्षेत्रीय पार्टी में क्या फायदा क्या लॉस है, राष्ट्रीय पार्टी में क्या फायदा और क्या लॉस है, और आपको अगर अपनी पार्टी बनानी है तो उसके लिए भी क्या नियम कानून है, उसको भी हम लोग समझते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी आदमी पार्टी बना सकता है, आप लोग भी पार्टी बना सकती हैं। नहीं बना सकती हैं? कौन पार्टी बनाइएगा लोग? लड़का सब अपना बना रहा है, खून चुसवा पार्टी। लड़की लोग अपना भी बताओ कोई पार्टी उठी, सास बहू पार्टी। कोई भी पार्टी बनाना बना सकती है। चलिए अब यहां ध्यान समझते हैं। कोई भी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी यानी रीजनल पार्टी का दर्जा, जब किसी पार्टी को रीजनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो वो अपने ही राज्य में उसकी बातों को सुना जाता है, बाहर में उसकी सुरक्षा, उसकी वैल्यू सब का सब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि अगर आप राष्ट्रीय पार्टी के हैं और किसी राष्ट्रीय पार्टी के विधायक हैं तो पूरे हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल्स में एक प्रोटोकॉल होता है कि विधायक या सांसद से कैसे बात करना है, क्योंकि ये लोग यमराज के दाहिना हाथ चित्रगुप्त हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहीं पे भी जाएंगे, अब आप किसी क्षेत्रीय पार्टी के हैं तो उसी राज्य में आपका वैल्यू है, लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी के हैं और चले गए बेंगलोर एयरपोर्ट पर, तो वहां एयरपोर्ट पे एक अधिकारी रहता है, आपको कर्टसी के लिए खड़ा रहता है गेट पर, गुड मॉर्निंग सर आइए यहाँ पे। बाकी लोग रहेंगे लाइन में, अरे बाहर जो ना तू सर हॉस्पिटल जा रहा है, भागा, विधायक जी आए, तुमको मर जाएगा तो भगा दो उसको, बाकी को कोई वैल्यू नहीं, इनको लेके चलिए। तो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में बहुत सारा क्या है? अंतर होता है।
क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जिस स्टेट में आप क्षेत्रीय पार्टी हैं उस स्टेट में आप क्या करिए, विधानसभा में 2 सीट लाइए। कितना सीट लाइए? या फिर उस राज्य के विधानसभा में 3% क्या लाइए, सीट लाइए। कोई भी सीट या तो परसेंटेज में हो सकता है या तो फिर संख्या में हो सकता है। जैसे बिहार में कितना सीट है, 243। अब अगर आप इसमें से 2 सीट लाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इसका 3% लाएंगे तो भी ठीक है। 2 सीट या 3% सीट, 2 सीट या कितना परसेंट सीट, 3% सीट। या उस विधानसभा में डाले गए वोट का कितना परसेंट वोट, 8% वोट। कितना परसेंट, 8%। 80 लिख दिया है गलती से, कितना परसेंट होगा, 8%। 80% वोट मिल जाएगा तो चुनाव ही जीत जाएगा। 80% से वोटिंग हो नहीं होता है। मशरूम, उसको गलती से क्या लिख दिया है, 80%। ये बताओ बाबू, एक और चीज जोड़ना पड़ेगा। 8% होगा। यहां देखो बाबू, सब लोग ध्यान से समझो। किसी भी जगह में, राज्य में विधानसभा ज्यादा मतलब कार्यरत रहती है, तो विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, 2 सीट। या विधानसभा के कुल सीटों का कितना प्रतिशत, 3%। 3% से तो ज्यादा अच्छा है 2 को सीट लाई। नहीं समझा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां पर जहां सीट कम है वहां 3% सक्सेस हो जाएगा। जैसे गोवा में, गोवा में कितना है, 40 गो सीटें हैं, तो 40 गो में से 2 गो लाने, उसे चाहे कितना परसेंट लाइए, 3%। यहां मेरी ओर ध्यान दीजिए। ये तो रहा राज्य में विधानसभा में, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें या तो 2 सीट ले दीजिए या 3% सीट लाइए या 1 को सीट मत लाइए। आपको हर जगह कुछ कुछ तो वोट मिलेगा ना। वो टोटल डाले गए वोट का अगर कितना परसेंट हो गया, 8% तक। लेकिन आप बताओ बाबू, राज्य में भी तो लोकसभा का इलेक्शन होता है। जैसे 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होगा तो बिहार से भी तो कितने सीट जाएंगे, 40, उत्तर प्रदेश से 80, दिल्ली से 7, तो अलग अलग राज्यों में भी होता है। उस राज्य में भी क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ती है कि नहीं लड़ती है। अब उस राज्य में जब क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ती है तो वहां लोकसभा का भी इलेक्शन होता है। तो लोकसभा में कुल डाले गए वोट, जैसे 2024 में उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में लोकसभा में जितना वोट मिलेगा उस वोट का कितना परसेंट, 6%। कितना परसेंट, 6%। 6% वोट अगर मिल गया तो वो कौन सी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी या लोकल पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी या लोकल पार्टी है। कैसी पार्टी है, लोकल पार्टी। समझ में आ गया कि नहीं। लोकल पार्टी की कितनी शर्तें, 4। पहले 3 शर्तें उसी राज्य से रिलेटेड है। विधानसभा में कितनी सीटें, 2। हाँ, 2। कितने परसेंट सीट, 3। विधानसभा के इलेक्शन में कितना परसेंट वोट, 8%। या उस राज्य में लोकसभा के कुल वोट का 6%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये है तो आप कौन सी पार्टी है, क्षेत्रीय। जब आप क्षेत्रीय पार्टी हो जाते हैं तो उस क्षेत्रीय पार्टी के जितने अध्यक्ष होते हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, बड़े बड़े जो पद होते हैं, उनको बिहार सरकार की पुलिस के इलीट कमांडो, बिहार पुलिस का दरोगा क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। क्या देगा, सिक्योरिटी। लेकिन अगर ये राष्ट्रीय पार्टी हो गई तो ब्लैक कमांडो। समझ में आ गया कि नहीं। राष्ट्रीय पार्टी हो गया तो ब्लैक कमांडो। कमांडो अब वो पूरा तैश में घूमेगा सब, यमराज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े। ये हो गए क्षेत्रीय पार्टी। ये वाला आपके मटेरियल में 80 लिख दिया है, उसको 8 बना दीजिए। ये मटेरियल में लिखा ही नहीं है तो इसको लिख दीजिए।